हो गया चालू। अब तुम इधर का तार लगाओ और साउंड सही करो। आवाज सही से आ रही है आपको? स्लो आ रही? एकदम शांत हो जाइए। अभी शांत हो जाओ। अभी आवाज सही है? तो हमारे चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने, ध्यान से सुनिए एकदम शांति से, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पढ़ा। जो कि 1951 में शुरू किया गया था। इसके बाद इसका मॉडिफाइड वर्जन RCH पढ़ा, दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। इनके गोल्स के बारे में पढ़ा हमने कि क्या क्या गोल्स हैं। गोल्स के बाद हमने देखा कि क्या क्या अवेयरनेस है, इम्प्लीमेंटेशन, और फिर हमने देखा रिजल्ट्स उसके क्या क्या मिले। तो रिजल्ट देखने पर हमें पता चला कि MMR, किसी को याद है? इट इज नोन एज मैटरनल मॉर्टेलिटी। और एक था IMR, व्हाट इज IMR? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। बच्चे मरने लगे कि कम मरेंगे, और मदर्स ये कम हो गया। MMR और IMR ये कम हो गया। और बेटा डेथ रेट भी कम हो गया। और जब डेथ रेट कम हो गया तो बताइए पॉपुलेशन बढ़ी कि घटने लगी? पॉपुलेशन बढ़ने लगी। और पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो रोटी कपड़ा और मकान कम बढ़ने लगा। हमने बोला पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेस कम पड़ने लगेंगे। और इसका एक डाटा था जो कल हम लोगों ने शेयर किया था। उस डाटा को एक बार और देख लेते हैं। कुछ बच्चे बोल लेते कि सर उसमें ग्रोथ रेट समझ में नहीं आया। चलिए उस डाटा को हम लोग वर्ल्ड और इंडिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं। पहले वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में देखते हैं। याद है आपको क्या क्या है? 1900 में पूरे विश्व की, सन 1900 कितनी बिलियन थी? इस दुनिया की आबादी थी 2 बिलियन। 2000 आते आते कितना हो गया? 6 बिलियन लोग हो गए इस दुनिया में। और तुम्हें मालूम है 2011 का सेंसस हुआ। 2011 में 7.2 बिलियन इतने लोग इस दुनिया में हैं इस समय। अभी तो भैया 2020 चल रहा, तो ये पॉपुलेशन अभी बड़ी होगी कि और घट गई? और बड़ी। जो वर्ल्ड में चल रहा था उससे पीछे इंडिया कतई था ही नहीं। हमने कहा कि 1947 में हम लोग आजाद हुए, और जब आजाद हुए तो 350 मिलियन इतने लोग थे हम लोग। 350 मिलियन लोग। याद रहेगा? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा। दूसरों को केवल हड़की में रखते हुए। बैठ गए बस। तो 1947 में कितना था भाई? 350। फिर सन 2000 आते आते हमने अपने आप को देखा कितने? 1 बिलियन हो गए हम लोग। काफी इंक्रीमेंट हुआ। और 2011 तक आते आते 1.2 बिलियन। और बोलते हैं कि भैया अभी फिलहाल हम लोग 1.35 बिलियन के आसपास। ये जो 2020 चल रहा है इसमें 1.35 बिलियन के आसपास है। अगर कभी भूल जाना तो याद रखना मेरे
125 करोड़ भाइयों बहनों, है ना। मोदी साहब जब ये भाषण देते हैं आप तो बोलते हैं मेरे लगभग 135 करोड़ भाइयों हैं। तो आपको मालूम है कि इस सब का कारण है ग्रोथ रेट। कल बच्चे ने पूछा कि सर ग्रोथ रेट लेस देन 2 का मतलब क्या है, तो मैं घबरा गया कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन बढ़ने का, वो हमसे बताया गया इट इज अराउंड लेस देन 2 पर 1000 पर ईयर। 1000 लोगों में लेस देन 2 एग्जैक्टली पता है कितना है, लगभग 1.7 पर 1000 पर ईयर। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि 1000 लोगों में कितने लोग बढ़ जाते हैं, 1.7। तो ये तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो बोले अगर 1 0 यहां बढ़ा दो, 1000 की बजाय कह दो 10,000, तो 10,000 लोगों में कितना बढ़ जाएगा? हाँ, तो हर 10,000 लोगों में कितने लोग बढ़ रहे हैं, और ये हर साल हो रहा। कितना हो रहा? हर साल। नहीं आया तो बताओ हम लोग कितने लोग हैं? तो 10,000 में अगर 17 बढ़ रहे हैं, अगर हम ऐसे बोलें कि 10,000 में हर साल 17 बढ़ रहे हैं, तो एक में कितना बढ़ेगा? 17 बटे 10,000। अच्छा, तो 135 करोड़ में कितना बढ़ेगा? तो बिलियन आगे तुम समझ लो 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9। तो आप देख लो लगभग कितने लोग हर साल बढ़ेंगे। इसका कैलकुलेशन आप निकाल सकते, नहीं कर पाओगे। कौन करे? गणित है। चूंकि ऐसे ये चूंकि किसी है, ये चूंकि है। अच्छा, चूंकि 10,000 लोगों में बढ़ जाते हैं कितने? 17 हर साल, इसलिए एक में बढ़ेगा बराबर 17 बटे 10,000। और इसलिए 135 जो हम लोग हो चुके हैं उसमें कितना बढ़ेगा? 135 गुणे 10 टू पावर 9। कैलकुलेट करके कल बता देना कितने लोग हर साल बढ़ रहे हैं। कर पाओगे? और बोलते हैं ये जो ग्रोथ रेट है ये बहुत स्लो है कि बहुत फास्ट। इतना फास्ट है कि हर 30 से 33 साल के अंदर 30 से 33 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन को क्या कर दे रहा है? तो 30 साल रुकिए, आप जितने हैं उसके डबल लेके जाइए। ये है क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ। तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय नहीं होगा? नहीं है। वो कह रहे पॉपुलेशन। अच्छा, तो दो का 100 के साथ था। अच्छा, तो आई एम सॉरी, मे भी डाटा गड़बड़ हो चुका है। अगर देख लेना, अभी गड़बड़ मत कराना। 2% है कि 2 पर 1000 है? 20 पर 1000 है। आई एम सॉरी, डाटा गड़बड़ है। इट इज 20, यहां पर सुधार लीजिए, 20 पर 1000। इसका मतलब क्या हो गया? 17 पर 1000। यहाँ पर 10,000 में कितना आ जाएगा? 170। और अगर आपने ये कैलकुलेशन किया तो एक 0 का डिफरेंस आ जाएगा, और वो 0 आप बढ़ा लीजिएगा। प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ने से सरकारों को दिक्कत होनी चाहिए। इंडियन सरकार को नहीं होती, उनको लगता है वोट बैंक तो बढ़ रहा है ना? हाँ, यस सर, तुम भी एक वोट बैंक ही हो बेटा। नहीं, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट बहुत सोचती है हम लोग के बारे में, एक्चुअली बहुत सोचती है, लेकिन हम चूंकि सोचते ही नहीं है, और हम पॉपुलेशन को घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और इसके कारण बताया था हमने। एमएमआर बढ़ रहा है कि घट रहा है? आईएमआर, रिप्रोडक्शन एज के बच्चे घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? हाँ, तो बताओ हमारी इंडिया में जो पॉपुलेशन बुढ़ों की ज्यादा है कि बच्चों की? और ये बच्चे बड़े होंगे, शादी करेंगे और बच्चे करेंगे, वो फिर बड़े होंगे और करेंगे। पता पॉपुलेशन बढ़ने वाली की घटेगी? बढ़ेगी। घटेगी? बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ने वाली। तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट कोई ना कोई मेजर तो करती होगी, कुछ ना कुछ तो काम करती होगी। यस, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। मजाक छोड़ दो बेटा, बहुत सारे मजाक करने के बाद आपके पास रह कुछ नहीं जाता, केवल मजाक के अलावा।
बोलते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं, इन्हीं को गवर्नमेंट प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम था RCH। बोलो क्या था? RCH। जिसने समय समय पर फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस फैलाई, कुछ स्लोगन्स भेजे, और ये स्लोगन्स अलग अलग समय में अलग अलग थे। जैसे अगर पुरानी तुम 70s की मूवीज देखते हो तो वो लिखेंगे बच्चे 2 या 3, ये पहला स्लोगन था, बच्चे 2 या 3। फिर आया हम 2, हाँ हम 2 हमारे। आजकल 1 चाइल्ड नॉर्म चल रहा है, कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। 1 चाइल्ड नॉर्म, बहुत सारे कपल के पास एक ही बच्चा रहता, बोले बस एक बहुत है यार, उसी को पढ़ा लिखा लिया, काम बन गया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी मम्मी पापा की अकेली संतान होंगे। प्लीज रेज योर हैंड। यस, 1 ओनली, 2 3 4। यस, अकेली संतान है। यस, गुड। ये 1 चाइल्ड नॉर्म को मानने वाले लोग, उनको कहा भैया एक बच्चा है, जो भी लड़का या लड़की, शांत रहो शांत रहो, हम इसको पढ़ा लेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, बस हो गया, कहानी खत्म। वो खुश हो रहा, फिर हमारे यहाँ तो 6 हैं। बकिया मत, नहीं हमारे मुंह से कुछ और निकलेगा तो मैं अच्छा नहीं लगता। तो ये जो स्लोगन्स हैं इनका कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर गवर्नमेंट ने रिप्रोडक्टिव क्लिनिक्स खुलवाई, और 70 का समय तो बहुत ही खराब था, जब इमरजेंसी लगी उस समय पर लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। नसबंदी यस, एक्चुअली ये हुआ इंदिरा गांधी की सरकार में। एक्चुअली ये हुआ कि कुछ तो ऐसे पकड़ दिए गए जिनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो गांव में जब कभी कोई डॉक्टर वगैरह पुलिस वगैरह जाती थी तो मर्द छुप जाते थे। उनकी मतलब नसबंदी, मतलब वेसेक्टोमी कर देते थे, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो खैर इसी वजह से इंदिरा गांधी वो चुनाव हारी हैं, और द फेमस जेपी आंदोलन चला। वो मैं राजनीति नहीं समझाता, मैं बता रहा हूँ कि इमरजेंसी का समय कितना खराब था। बच्चे बाहर निकले, बोले ले चलो इसका नसबंदी। खैर रिप्रोडक्टिव क्लिनिक्स खोली गई, और इन रिप्रोडक्टिव क्लिनिक्स में स्वेच्छा से, जबरदस्ती से नहीं, स्वेच्छा से कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में बताया गया था। कॉन्ट्रासेप्शंस का क्या मतलब क्या होता है? बच्चों में अंतर पैदा करने के लिए, या फिर बच्चों की पैदाइश में कमी करने के इन प्रोसेस का नाम होता है कॉन्ट्रासेप्शन। एक्चुअली आज के 25-30 साल पहले अगर तुम किसी से कह सकते हो कि बच्चों के पैदा होने को रोका जा सकता है, तो लोग कहते हैं पागल हो क्या, बच्चे तो भगवान की। तो वो ऐसा सोचा करते थे, लेकिन लोग बताएंगे नहीं, भगवान की देन नहीं, तुम इनको रोक सकते हो, बट प्लीज मजाक उतना ही रखना जिसमें फुहड़ता ना लगे। कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड होते हैं, दीज आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बोलो क्या बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो आप अगर अपनाएंगे तो बच्चों में अंतर होगा, और बच्चों के नंबर को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर रिप्रोडक्टिव क्लिनिक में तरह तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सुझाए गए लोगों को, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बोला गया कि वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होंगे। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या गुण होने चाहिए ये हमें आने चाहिए, यानी कोई ऐसा मेथड जो आइडियल होगा, सबके लिए आइडियल होगा, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो बोले ये 5 गुण होने चाहिए किसी भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में, कि वो फेयर होना चाहिए। चलिए स्पेलिंग पढ़िए, FAIRE। ओके, तो याद रखना, सबसे पहले तो फेयर का एक एक वर्ड निमोनिक्स आपकी बुक में पढ़ा होगा, आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें से A इज अवेलेबिलिटी, ये इजिली अवेलेबल होना चाहिए। जो भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हो, इट शुड बी इजिली अवेलेबल। I is no interference, I for interference, no interference in sexual desire. In sexual desire, एकदम शांत रहिएगा। सेक्सुअल डिजायर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उसको यूज करने पर।
आर मतलब इट शुड बी रिवर्सिबल, इसे रिवर्सिबल किया जा सके। जब मर्जी आए आप कहो कि नहीं अभी हमें बच्चे चाहिए, हम इसे रिवर्स कर सके, रिवर्सिबल होना चाहिए। और ये इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। आप एनसीईआरटी में एफ और देख करके बताएं, मेरे दिमाग से ऐड किया। हाँ, यस, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। ये देखिए मेरे दिमाग से चला गया था, एकदम निकल गया था। एफ फॉर फ्रेंडली, दैट इज यूजर फ्रेंडली, कि जो भी इसे यूज करे उसके लिए ये मेथड फ्रेंडली होना चाहिए, यानी उसको आसान लगे यूज करने में, ऐसा मेथड होना चाहिए। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के 5 गुण होने चाहिए। चलिए बोलिए। एफ फॉर यूजर फ्रेंडली, ए फॉर इजिली अवेलेबल हो, इजिली अवेलेबल हो, आई फॉर इट शुड नॉट इंटरफियर इन द सेक्सुअल डिजायर, एंड आर फॉर रिवर्सिबल, इसे जब चाहें तब हम पलट दें और कॉन्ट्रासेप्शन रोक करके बच्चे पैदा कर सकें, और ई फॉर इफेक्ट। और इस तरीके से गवर्नमेंट क्लिनिक्स ने या फिर बाकी जगहों पे सरकारी संस्थानों ने आपको तरह तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव बताए, जिनमें लगभग 8 मेथड हैं। जो आपकी मर्जी हो वो आप चूज करिए। पहला मेथड है बेटा नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। एकदम शांत रहिएगा, और ये आज सारे हमें पढ़ने। नेचुरल मेथड हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन का नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा तरीका है बेटा बैरियर मेथड। तीसरे तरीके हैं जिनमें हम लोग बोलेंगे केमिकल मेथड। ये सब बच्चों में अंतर पैदा करने के मेथड है, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड। चौथे हैं आईयूडी या फिर आईयूसीडी। दीज आर नोन एज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस और इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसके अलावा 5वां तरीका है OCP, दिस इज नोन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इस चैप्टर में केवल पॉइंट बहुत है और कुछ चैप्टर में है नहीं, डेटा बहुत है, डेटा लर्न करना चाहिए। छठा तरीका है इंजेक्टेबल हार्मोन्स, इंजेक्शन लगाए जा सके, इंजेक्टेबल हार्मोन्स। 7वां तरीका है इम्प्लांट्स, और 8वां तरीका है सर्जरीज। सर्जरी करके भी हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन को एकदम प्रोसेस में ला सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये होता है बच्चों में गैप पैदा करना या फिर बच्चों की पैदाइश को रोकना। चलिए, जो ये पॉपुलेशन बढ़ने लगी, इन पॉपुलेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, अवेयरनेस फैलाई, कुछ स्लोगन दिए, बच्चे 2 या 3, फिर क्या हुआ, हम 2 हमारे 2, फिर 1 चाइल्ड। यानी अभी भी इंडिया में कुछ लोग इस 1 चाइल्ड नॉर्म को मानने लगे हैं, जिनके एक ही बच्चा होता है वो अपना मान लेते कि एक ही बच्चा ठीक है। अच्छा, बाकी जो लोग नहीं मान रहे उन लोगों को रिप्रोडक्टिव क्लिनिक तक ले जाया गया और उन्हें सिखाया गया कि आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करिए। और ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ गुण हैं, गुण याद है आपको? फेयर, व्हाट इज फेयर? इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, एफ फॉर यूजर फ्रेंडली, ओके। फिर इजिली अवेलेबल, आई फॉर देयर मस्ट बी नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर, व्हाट इज आर? इट शुड बी रिवर्सिबल, जब मर्जी चाहे तब हम इसे रोक करके बच्चा पैदा कर सके, आर रिवर्सिबल, ई फॉर इफेक्ट। और हमारे पास कुछ 8 तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, याद रहेगा? पहला कौन? नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा बैरियर मेथड। तीसरा केमिकल मेथड। नंबर 4 आईयूडीज। व्हाट इज आईयूडीज? इंट्रायूट्राइन डिवाइस। OCP, व्हाट इज OCP? इंजेक्टेबल हैं। इंजेक्टेबल के अलावा
इम्प्लांट्स हैं, इसके अलावा ओके। इनमें से जो सबसे पहला मेथड है दैट इज नोन एज नेचुरल मेथड। एकदम शांत बेटा, एकदम शांत। ये जो नेचुरल मेथड है इनमें से 3 मुख्य मेथड है। इनमें से पहला मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस also known as rhythm method, also known as safe period method. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, रिदम मेथड और सेफ पीरियड मेथड, तीनों मेथड का मतलब एक ही है। दूसरा है मेथड, इट इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्टस। ऑल्सो नोन एज विथड्रॉल मेथड। एंड द थर्ड मेथड इज नोन एज लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया में 2 साल पहले, अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, लैक्टेशन एमेनोरिया। तो नेचुरल मेथड में 3 मेथड एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाए हैं। पहला मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा मेथड है क्वाइटस इंटरप्टस, तीसरा है लैक्टेशन एमेनोरिया। ये नेचुरल मेथड है। फर्स्ट मेथड के अंदर 3 मेथड। ऐसे कितने मेथड पढ़ने हैं? 8। पहले में 3 हो गए। ओके, हाँ भाई खड़े हो। हाँ बिल्कुल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीनों फेज बताएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी इवेंट, ओवेरियन इवेंट के हिसाब से बताएंगे। proliferation, very good. बेटा 12 कैसे टीचर पढ़ा ले जब तुम्हें आता ही ना हो। ओवरी में प्रोलिफरेशन कब से होने लगा? आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। ओवरी में प्रोलिफरेशन होता है। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे ओवरी में प्रोलिफरेशन था? क्या था? प्रोलिफरेशन था कि फॉलिकुलर? दूसरी फेज ओव्यूलेशन, तीसरी ल्यूटियल। यूट्रस में 3 फेज याद हैं? बोलो कौन? प्रोलिफरेशन, पहला था मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेशन, सिक्रीशन। जाओ जाओ जाओ, कोई मतलब नहीं। चाहे कितना भी पढ़ाओ, बाद में जाकर बोलेंगे यार आज जो है कम समझ में आया, कुछ आया नहीं। आया कैसे? दिमाग तुम्हारा कहीं और चलता है। बताओ, यूट्रस याद है? कुछ याद नहीं है। यस सर कहने के अलावा कुछ याद नहीं। बताओ, यहाँ पर जो ट्यूब थी याद है? इसको बोलते हैं हैंड पाइप की ट्यूब, है ना? यहाँ पर भी फैलोपियन ट्यूब थी। फैलोपियन ट्यूब में इनफंडिबुलम थे, यहाँ पर इनफंडिबुलम थे, फिम्बरी थी। अच्छा बताओ, यहाँ पर क्या था? ओवरी। ओवरी से ओवम निकलता था, ओवम का निकलना ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन कौन से दिन होता था? 14वें। अगर बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल बैलेंस है तो 14वें दिन। किस दिन? 14 डेज पर ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? अगर ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ है तो बताइए ओवम का मूव करने का कंडीशन 14वें दिन के आसपास होगा। और अगर उस दौरान मीटिंग हो जाए, क्या हो जाए? तो बताओ, स्पर्म भी आ सकता है। और अगर स्पर्म और ओवा मिल गए तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। फिर से बोलो। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा, प्रेगनेंसी हो सकती है। हमें प्रेगनेंसी बचानी है कि रोकनी है?
हाँ वही की बात है, नेचुरल मेथड में प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी बचानी है, लेकिन चूंकि यहां से मेटिंग हो रही है, स्पर्म रोज अंदर आ रहा है, मेटिंग की वजह से स्पर्म रोज आ रहा है, लेकिन ये मेटिंग तब तक ठीक है, कोई तब तक नहीं जब तक कि क्या ना है, ओवम। और ओवम किस दिन निकलना है, 14वां। और ओवम पहले 2 दिन निकल सकता है, 2 दिन बाद में भी निकल सकता है, यानी 12वें दिन भी निकल सकता है और 16वें दिन भी निकल सकता है। यानी ओव्यूलेशन फिक्स 14वें दिन है कि 12 से 16? फिर से बोलो। तो बताइए प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें दिन इट्स अ सेफ और अनसेफ? अगर उस दिन मेटिंग हुई तो हो सकता है कि बताओ ओव्यूलेशन पहले हो गया, कोई बता के ओव्यूलेशन तो होगा नहीं। और सुनो, जो स्पर्म है ये 48 घंटे तक और 72 घंटे तक, 48 से 72 घंटे तक फीमेल ट्रैक्ट में रुक सकता है। कितने घंटे? हाँ 48 से 72। तो अगर किसी ने 10वें दिन भी मेटिंग की है, किस दिन? यानी जिस दिन ब्लीडिंग हुई है उससे 10वें दिन भी मेटिंग की है, तो बताओ ये 2 दिन रुका रहेगा या 3 दिन रुका रहेगा? कौन? स्पर्म। और मान लो 12वें दिन भी बेटा अगर सुनिए, इधर ध्यान सुनिए, अगर 10वें दिन भी मेटिंग हुई है तो बताओ 10वें दिन मेटिंग में स्पर्म यहां पर अवेलेबल है, यस और नो? और अगर ओव्यूलेशन 12वें दिन हुआ, किस दिन हुआ? 12वें। तो बताओ 2 दिन तक स्पर्म यहां पर टिका हुआ है, लेकिन ओव्यूलेशन तो 12वें दिन हुआ था, मेटिंग तो 10वें दिन हुई थी, 2 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन उस मेटिंग का स्पर्म यहां पर है। और अगर वो स्पर्म यहां पर है तो बताओ क्या ओवा के साथ फर्टिलाइज हो सकता है? तो इसका मतलब है अगर मेंसेस से, किससे बेटा? मेंसेस से 10 दिन के बाद अगर बेटा मेटिंग हुई है तो बताओ प्रेगनेंसी के चांसेस हैं कि नहीं? नहीं है। कुछ लोगों को अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ ऐसे सोचते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है बेटा आपको पूछने में दिक्कत आती है, बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदतमीजी नहीं। फिर से ध्यान से समझना, अब की बार समझिएगा, आपको बिल्कुल प्रोसेस समझ में आएगा। और कोई बात नहीं, केवल नॉलेज के लिए चीजें अगर कभी भी पढ़ी जाएं, दे नेवर बैड थिंग। अब आपको मालूम है जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? सर्विक्स। और ये क्या है? वेजाइना। बताइए अगर मीटिंग हुई तो स्पर्म किधर से आएगा? वेजाइना। स्पर्म का आना इंसेमिनेशन है। और अगर स्पर्म आ रहा है तो किस प्रोसेस से अंदर आ रहा होगा? मेटिंग से। मेटिंग से आ रहा होगा। अब मेटिंग हमें तब अवॉइड करनी है जब ओवम ना हो, तो जब ओवम हो, सॉरी, अगर ओवम हुआ और मीटिंग हो गई तो बताओ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नो सर। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बताओ प्रेगनेंसी सेटल हो जाएगी? तो हमें यह सोचना है कि हम तब मीटिंग करें जिस समय पर ओव्यूलेशन ना हो। तो कैसे पता चलेगा? बोलते हैं ओव्यूलेशन जनरली किस दिन होता है? 14वें। तुम 2 दिन और लेके चलो, बोलो कौन सा? 12वां। और कौन सा? 16वां। 12वां से लेकर 16वां दिन तक बताओ ये वाला पीरियड सेफ है कि अनसेफ? और ये 12वें से लेकर 16वें दिन काउंट कब से करोगे? मेंसेस का पहला दिन, पीरियड का पहला दिन। तो जिस दिन ब्लीडिंग हुई है उस दिन कौन सा दिन? पहला। पहले दिन से लेकर के 12वें दिन तक तो आपके पास सेफ पीरियड है। कैसा पीरियड है? सेफ। फिर से बोलो। और 12 से लेकर 16 तक सेफ की अनसेफ? अनसेफ। फिर किसी ने बोला कि सर 12 तो ओव्यूलेशन का मान के चल रहे, और मान लो 2 दिन पहले भी मीटिंग हो चुकी है। कितने दिन पहले? 2 दिन। 12 मतलब 2 दिन पहले मतलब 10। तब भी यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? स्पर्म। क्योंकि स्पर्म कितने दिन रुक सकता है? 2 से 3 दिन। तो बताइए अगर 12वें दिन भी मीटिंग है तो बताइए, 12वें दिन भी ओव्यूलेशन है तो बताइए 10वां दिन वह सेफ और अनसेफ? हाँ, तो बोलते हैं 10 से लेकर के 17 दिन इट दीज आर अनसेफ। कैसे बेटा? अनसेफ। तो लोग आओ, जिस दिन से फीमेल को ब्लीडिंग हुई है उस दिन से काउंट करिए। काउंट करने पर कौन से दिन तक बेटा सेफ है? 9। यानी कि पहले दिन से लेकर 9 डेज तक, यानी ब्लीडिंग के वाले डे से लेकर 9 डेज तक तो सेफ पीरियड है, ये मीटिंग की जा सकती है। लेकिन 10 से लेकर के 17 दिन तक मीटिंग अवॉइड की जाए। अगर 10 से लेकर 17 दिन तक एब्स्टिनेंस रखा जाए, इस पीरियड में मीटिंग ना की जाए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस किया जाए, तो बताओ प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हैं कि कम है? कम। और 17 दिन के बाद
18 से लेकर 28वें दिन तक फिर से मीटिंग की जाए, कोई टेंशन नहीं है, ये भी सेफ पीरियड है। तो बताइए, शुरुआत के 9 दिन सेफ, आखिरी के 10 दिन सेफ, बीच के लगभग 8 दिन सेफ कि अनसेफ? इन दिनों पर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस चाहिए। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है इन दिनों में मीटिंग नहीं होनी चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज द counting of the days by the rhythm, that's why this method is also known as rhythm method, also known as safe period method. बोलो कौन सा? And why it is known as periodic abstinence? उस पर्टिकुलर पीरियड में बताइए मीटिंग को करना है कि अवॉइड करना है, और वो कौन सा पीरियड है? कब नहीं करना है? 10 से 17, 10 से लेकर 17वें दिन तक का ये जो पीरियड है ये अनसेफ पीरियड है। और इस पीरियड में अगर मीटिंग हुई तो याद रखना प्रेगनेंसी सेटल होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ये एनसीईआरटी आपको पढ़ाती है, इसको आपको पढ़ना है। अच्छा, तो दिस वाज द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसलिए नेचुरल मेथड है, लोग कैलकुलेट करके किसी तरीके से मैनेज करते हैं। इन मेथड में कोई भी श्योर शॉर्ट कंडीशन नहीं है। श्योर शॉर्ट कंडीशन क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है एक दिन इधर या उधर होने पर प्रेगनेंसी सेटल हो जाए, इसलिए इनके फेल होने के चांसेस लगभग 33% से 50% तक हैं। इस तरीके का मेथड यूज करने वाले लोग बहुत ज्यादा फेल होते हैं और प्रेगनेंसी सेटल होती है। ये एक डाटा है, जब आप एमबीबीएस करोगे तब आपको पता चलेगा। नाउ व्हाट इज क्वाइटस इंटरप्टस? सबको मालूम है कि यार जब तक इंसीमिनेशन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तब तक स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में जा ही नहीं सकता। अगर फीमेल ट्रैक्ट में स्पर्म नहीं गया तो ओवम कितना भी आए फर्टिलाइजेशन होना नहीं है। तो बोलते हैं कि लोग मेटिंग करते हैं, क्वाइटस का मतलब ही होता है मेटिंग करते हैं, लेकिन इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म फीमेल वेजाइना के बाहर करते हैं। ejaculation of sperm or the semen, ejaculation of semen ये करते हैं outside of the vagina. That's why it is somehow known as coitus interruptus. coitus को interrupt करके ejaculation बाहर करते हैं, and that's why it is known as withdrawal method. पेनिस को फीमेल वेजाइना से विथड्रॉ करके बाहर इजैकुलेट कर देते हैं, दैट इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्टस। तो पहला मेथड कौन सा है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें कब से कब तक नहीं करना है? 10 से 17। इसके बाद क्वाइटस इंटरप्टस में प्रोसेस मीटिंग का चल रहा है, लेकिन इजैकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है कि नहीं है? नहीं है। एंड नाउ द थर्ड वन इज नोन एज लैक्टेशन एमेनोरिया। याद रखना, जब तक फीमेल लैक्टेशन कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, लैक्टेशन का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तब फीमेल की बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने की वजह से और दूसरे हार्मोन बढ़ने की वजह से मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। फीमेल में मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। मेंसेस का मतलब है मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई तो जब तक इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग चल रही, जब तक बच्चा इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तब तक देयर इज नो मेंसेस। मेंसेस ना होना इट इज नोन एज एमेनोरिया। ए मतलब नो, मेनोरिया का मतलब मेंसेस, इट इज नोन एज एमेनोरिया। तो लैक्टेशन की वजह से होने वाली एमेनोरिया इज नोन एज लैक्टेशन एमेनोरिया। दिस इज द बेस्ट वे, सबसे बढ़िया वे है। जितनी ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होगी उतना कम चांसेस हैं यस मेंस्ट्रुअल साइकिल के। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहे होंगे, ओव्यूलेशन नहीं हो रहे होंगे, इंडोमेट्रियम रप्चर नहीं होगी, तो 6 से 7 महीने तक, लगभग 6 महीने का एक ऐसा समय आता है जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है बच्चे को, और उस समय पर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, इस दौरान ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहे, तो कोई भी अगर प्रोसेस भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रहा है, तो देयर इज अ वेरी लो चांसेस, बहुत कम चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी सेटल हो। एंड ऑल दीज मेथड, इनमें कोई भी सिंथेटिक चीज यूज नहीं की गई, कोई भी डिवाइस यूज नहीं की गई, कोई दवा यूज नहीं की गई।
इसीलिए ऐसे मेथड्स का नाम क्या है, बोलो, नेचुरल मेथड। अब आप बताओ नेचुरल मेथड में कौन कौन से 3 मेथड है, याद रहेंगे? बोलो कौन? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का दूसरा नाम रिदम मेथड और नाम सेम पीरियड मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है? क्वाइटस इंटरप्टस, ऑल्सो नोन एज विथड्रॉल मेथड। इसके बाद लैक्टेशन एमेनोरिया, जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तब तक बताइए फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी, और इसे क्या बोलेंगे? एमेनोरिया। क्या बोलेंगे? हटा दें, इसे हटा देते हैं। अब बताओ 8 मेथड में कौन सा मेथड हमने पढ़ा? एक मेथड पढ़ा, एक मेथड का नाम क्या है? नेचुरल मेथड। एंड दिस नेचुरल मेथड इज यू नो दैट, आपको मालूम है इस नेचुरल मेथड के 3 मेथड, नाम बता दोगे? बहुत, बोलो। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, रिदम मेथड, सेफ पीरियड मेथड, एक ही बात है। दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस इज आल्सो नोन एज विथड्रॉल मेथड। तीसरा कौन सा है? ओके, तीसरा है लैक्टेशन एमेनोरिया। दूसरे मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड है, याद रखना है, एज वी नो कि यूट्रस में ये वाला पोर्शन सर्विक्स है, हम लोगों ने पढ़ा। सर्विक्स के बाद ये वाला पोर्शन वेजाइना है, और वेजाइना ओपन हो रही है आउटसाइड बाय द वल्वा। अगर हम किसी तरीके से वेजाइना को सील कर दें, यानी वेजाइना को क्लोज कर दें, या फिर पेनिस को क्लोज कर दें ताकि इजैकुलेशन किसी बैग में हो, या फिर अगर वेजाइना में भी हो तो उस बैग को हटा के बाहर कर दिया जाए, ऐसे मेथड में हम लोग बोल सकते हैं कि वेजाइना और पेनिस के बीच में बैरियर्स आ जाएंगे। ऐसे मेथड का नाम क्या बेटा? बैरियर। याद रखना, इन बैरियर मेथड में कुछ 4 या 5 मेथड है। पहला मेथड है कॉन्डोम्स, दीज आर नोन एज मेल कॉन्डोम्स। दूसरे हैं फीमेल कॉन्डोम्स, ऑल्सो नोन एज फेम सील्ड्स, फेम सील्ड्स। तीसरे तरीके के मेथड हैं, दीज आर नोन एज डायाफ्राम, एकदम शांत। डायाफ्राम के बाद चौथा मेथड है सर्वाइकल कैप। इसके अलावा एक और मेथड है सर्वाइकल वॉल्ट। ओके, तो बैरियर मेथड में कुछ ये मेथड है, जरा इनको समझने की कोशिश करिए। नंबर 1 इज नोन एज कॉन्डोम। These are the male condoms made up of latex, latex material के बने हुए। याद रखना, they covered the penis and ejaculation इन्हीं में होगा, जिसकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन जाने के चांसेस बहुत कम है। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्डोम के यूज करने के दूसरे फायदे क्या हैं, ये आपको एसटीडी से भी बचाते हैं। व्हाट इज एसटीडी? और एक बहुत डेडली डिसीज है एड्स। व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। याद रखना, जैसे मेल कॉन्डोम होते हैं वैसे फीमेल कॉन्डोम भी हैं। आपकी बुक में फीमेल कॉन्डोम का भी शायद डायग्राम बना है। ये 2 रिंग का कॉन्डोम है, 2 रिंग बने होते हैं। एक रिंग को हम यहाँ सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल सर्विक्स में लगा करके दूसरा रिंग वेजाइना के ओपन करते हैं। अगर बेटा ये मटेरियल अंदर गया, ऊपर वाला रिंग निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, और इस तरीके से जैसे मेल कॉन्डोम है वैसे फीमेल कॉन्डोम भी बैरियर करता है। बस नाम याद रखना, बोलो कौन सा? फेम से। इसके अलावा डायाफ्राम है। डायाफ्राम बेटा ये रबर के बने हुए कुछ बेटा कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सर्विक्स को ढकते हैं। याद रखना, कई लोग इन्हें आईयूडी बोलने लगते हैं। आईयूडीज आर द इंट्रा यूटराइन। कैसा बेटा? बताइए, ये यूट्रस में डाले जाएंगे कि सर्विक्स में? सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स और वेजाइना। तो जैसा डायाफ्राम होता है लगभग वैसा ही और थोड़ा ज्यादा सिलिंड्रिकल होता है सर्वाइकल कैप और सर्वाइकल वॉल्ट। नाम याद रखिए, 3 चीजें हैं, बोलो कौन कौन?
डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल, और ये सब वेजाइना और सर्विक्स को ही कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं? सर्विक्स एंड वेजाइना। तो बताओ बैरियर मेथड में 5 मेथड के नाम बता दीजिए। नंबर बोलिए। कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल ब्लॉक। These are the barrier method used by the male and female nowadays. हटा दे इसे। Yes. याद रखना, the third method is chemical method. Chemical methods. These chemical methods used as spermicidal cream. कुछ क्रीम आती हैं जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करती हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। कुछ जेलीज भी आती हैं जो जेली लाइक होती हैं और स्पर्म को बेटा डेड करती हैं, स्पर्मिसाइडल जेलीज। और इसके अलावा स्पर्मिसाइडल फोम भी आते हैं। एनसीईआरटी इन सब के बारे में लाइन लिखती है, बस मैं इनके नेम और लिख दे रहा हूं। जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम जो मार्केट में है वो डेल्फिन के नाम से कई बार पूछी जा सकती है। पीजी में तो बहुत पूछी जाती है इसलिए लिख रहा हूं, यूजी में आपके यहां पर नहीं पूछी गई, पर कभी पूछी गई तो बता दिया सकते हैं। स्पर्मिसाइडल जेलीज हैं, इनमें से एक है परसेप्टिन नाम की जेली, परसेप्टिन, और फोम में है कॉन्टैब, also known as chloramine T। कई लोग ये सोचते हैं कि सर ये कैसे यूज होती है। यू नो दैट अगेन यूट्रस, अगेन सर्विक्स और अगेन वेजाइना, या तो इन्हें बैरियर मेथड के साथ वेजाइना में यूज करते हैं, यानी ये जेलीज और ये फोम टैबलेट्स यहां वेजाइना में डाली जाती है, या फिर बेटा फीमेल कॉन्डोम के साथ डाली जाती, या फिर मेल अपने कॉन्डोम के साथ इन जेलीज और फोम को यूज करते हैं, ताकि अगर किसी भी तरीके से स्पर्म बाहर भी आ जाए तो वो स्पर्म सर्विक्स और यूट्रस की तरफ पहुंचे कि मर जाए। साइडल का मतलब ही होता है मारना, स्पर्म का मतलब स्पर्म को मारने वाली क्रीम, स्पर्म को मारने वाली जेलीज, स्पर्म को मारने वाले फोम। So these are some chemical method given in your NCERT. Please underline it. NCERT में भी दिया होगा स्पर्मिसाइडल क्रीम, स्पर्मिसाइडल जेलीज एंड स्पर्मिसाइडल फोम्स। बस मैंने नाम लिख दिए हैं। क्रीम में है डेल्फिन, स्पर्मिसाइडल जेलीज में परसेप्टिन और स्पर्मिसाइडल फोम में कॉन्टेब और द क्लोरामिन टी। चलो 8 मेथड में 3 मेथड हमने पढ़ लिए। बताओ पहला मेथड क्या था? नेचुरल मेथड था। दूसरा बैरियर मेथड था। तीसरा पहले इतना समझाओ, मैं आगे बढ़ूंगा। नेचुरल के तीनों नाम याद हैं? नाम बताओ। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कौन सा पीरियड अवॉइड करना है? 10 से 17 दिन वाला पीरियड अवॉइड करना है। अच्छा, दूसरा क्वाइटस इंटरप्ट, तीसरा लैक्टेशन एमेनोरिया मैक्सिमम कितने महीने तक एक्टिव? 6 महीने तक बेटा इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ऐसा होता है। दूसरा मेथड क्या था? बैरियर मेथड में नाम याद है आपको? कॉन्डोम्स हैं, फीमेल कॉन्डोम्स है, ऑल्सो नोन एज फेम सील्ड, वॉल्ट है, डायाफ्राम है, और ठीक है, यस, जिनमें से फीमेल कॉन्डोम से प्रिवेंट हो जाएगा, बल्कि वॉल्ट और डायाफ्राम में नहीं हो पाएगा। सुनो जरा ध्यान से खड़े रहिएगा। ये यूट्रस है, यूट्रस में से ये सर्विक्स है, और ये रही वेजाइना। अब ये सर्विक्स का वॉल्ट है। अगर हमने सर्वाइकल कैप यहां पर लगा दी, सर्विक्स में लगा दी, यहां पर लगा दी, इसका मतलब मैंने किसको रोका है? सर्विक्स। किसको नहीं रोका है? वेजाइना। अगर मेटिंग हो गई तो नो डाउट स्पर्म नहीं जाएगा, ये सर्विक्स लगी हो, लेकिन सीमेन का इंफेक्शन कहां हो जाएगा? वेजाइना में, और वेजाइना के इंफेक्शन में से एसटीडी होने के चांसेस हैं।
तो जितनी सर्वाइकल वॉल्व, सर्वाइकल कैप और डायाफ्राम है, ये अच्छा एसटीडी नहीं बचाएंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पर लगाऊं फीमेल कॉन्डोम, तो बताइए फीमेल कॉन्डोम की ओपनिंग जो है वो कहां है? बाहर। तो बताइए अगर फीमेल कॉन्डोम बाहर कर दिया गया तो बताइए सीमेन का इन्फेक्शन फीमेल वेजाइना में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो बताइए दो ऐसे लोग हैं जो एसटीडी को रोक सकते हैं, एक कौन? मेल कॉन्डोम और एक कौन? फीमेल कॉन्डोम। समझ में आया? ठीक, ओके, बैठो। तो चलिए भाई, आप लोगों के सामने ये मेथड हो गए। चलो तीनों के नाम एक बार और बोलो। पहला कौन? नेचुरल, दूसरा बैरियर, तीसरा केमिकल मेथड हो गया। अब हम लोग चौथे मेथड में आ रहे हैं, दैट इज नोन एज आईयूडी, ऑल्सो नोन एज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। पहले इनका नाम जब हम लोग पढ़ते थे आईयूसीडी पढ़ाया जाता था। आज भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है तो घबराइएगा मत। इट इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। लगभग हर साल यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, लगभग हर साल। अब जरा इसको समझने की जरूरत है। अब तक जो भी मेजर हम यूज कर रहे थे वो वेजाइना में यूज कर रहे थे, हम यूट्रस के अंदर एंट्री नहीं किए थे। अब देखिए, अब हम लोग यूट्रस के तरफ एंट्री कर रहे हैं। अब जो डिवाइसेस प्लेस की जा रही हैं वो वेजाइना में प्लेस की जा रही हैं कि यूट्रस में? यूट्रस में प्लेस की जा रही, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंट्रा यूटराइन डिवाइस। अभी तक जितने भी प्लेसमेंट थे, चाहे वो कॉन्डोम हो, चाहे वो वॉल्ट हो, चाहे वो सर्वाइकल कैप हो, चाहे वो बेटा आपको मालूम है मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, वो बैरियर कहां तक दे रहे थे? वेजाइना। अब की बार जो डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं ये वेजाइना में रखी जा रही है कि यूट्रस में? सर्विक्स से होते हुए इन्हें यूट्रस तक पहुंचाया जा रहा, सर्विक्स से होते हुए इन्हें यूट्रस तक पहुंचाया जा रहा। तो दीज डिवाइसेस आर नोन एज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। मेनली दो कैटेगरीज हैं और हर एक कैटेगरी को मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा जितना बुक में दिया गया। एक कैटेगरी है जिसे बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिनमें कोई मेडिसिन यूज नहीं की गई। और दूसरी डिवाइसेस हैं, दीज आर नोन एज मेडिकेटेड डिवाइसेस। मेडिकेटेड डिवाइसेस यानी यूट्रस में जो डिवाइसेस रखी गई हैं वो बिना किसी मेडिसिन के, केवल एक डिवाइस रख दी गई है, दैट्स इट, बिना किसी मेडिसिन के रखी गई है। और कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनमें क्या रखी है? मेडिसिन। जैसे नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस में से एक डिवाइस का नाम है लिपीज लूप। लिपीज लूप। अब आपका या हमारा सबकी क्यूरियोसिटी ये होगी, मेरी तो ये क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या है कि हमने यहां पर कोई मेडिसिन बिना डाले एक डिवाइस रख दी और वो डिवाइस प्रेगनेंसी को सेटल नहीं होने दे रही है। ऐसा क्या है? याद रखना, जितनी भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं जैसे यूट्रस में रखी जाती हैं, दे इंक्रीज स्पर्मिसाइडल एक्शन। यानी ये डिवाइस स्पर्मिसाइडल एक्शन को बढ़ा देती है। एनसीईआरटी की लाइन जहां मिल जाए अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, या फिर मैं यहां पर ओपन करूंगा तो आपको अजीब लगेगा, मैं कर भी सकता हूं, अभी अभी आपके सामने कर सकता हूं। सॉरी, हाँ शायद यही है। अच्छा, ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है, देखते हैं बेटा। यस, आ गया? रुक जाओ एक मिनट, अभी नहीं आया।
अच्छा, दीज आर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप लोग मेरे साथ अंडरलाइन करिएगा। दीज डिवाइसेस इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ा देंगी। यानी बताइए, इसका स्पर्म जो होंगे उनको यूट्रस की सेल छोड़ेंगे कि फैगोसाइटोसिस, यानी स्पर्म बचेंगे कि मरने लगेंगे? कौन करेगा? कौन सा लूप? लिपीज लूप। कोई भी डिवाइस जो यूट्रस में डाली गई वो ये काम करेगी। अभी मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, आगे की कहानी अभी बहुत बाकी है, वरना तुम रट्टा मारने में दिक्कत नहीं करते। यहां पर छोड़ो और फिर वापस लौटेंगे। बताइए, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कितने प्रकार की? 2। एक कौन? दूसरा कौन? नॉन मेडिकेटेड में कौन? लिपीज लूप। कौन से लूप? लिपीज लूप। स्पर्मिसाइडल एक्शन घटेगा कि बढ़ जाएगा? या फिर यहां पर लिखोगे फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इंक्रीज हो जाएगा। स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देंगी ये डिवाइसेस। इसके बाद कुछ ऐसी आईयूडीज हैं जिनमें मेडिसिन है, दीज आर नोन एज मेडिकेटेड डिवाइसेस। और मेडिकेटेड डिवाइसेस 2 प्रकार की हैं, एक है कॉपर रिलीजिंग, एक डिवाइस है जिन्हें हम बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग, और दूसरी है हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में 3 एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं। एक का नाम है कॉपर टी, बहुत ज्यादा फेमस है कॉपर टी के नाम से। इसके अलावा कॉपर 7, इसके अलावा मल्टी लोड 375। ये सब कॉपर रिलीजिंग डिवाइस हैं। बेटा एकदम शांत हो जाओ। अगर आपको बहुत आता है तो प्लीज क्लास मत आया करो, घर में बैठ करके पढ़ाई किया करो। और जब यहां आया करो तो सब कुछ रिवीजन के तरीके से रखा करो, कैसे पॉइंट पढ़े जाते हैं, कैसे उन्हें ब्रेन में रखा जाता है। देखिए मैंने क्या किया, डिवाइसेस को 2 भाग में बांटा। एक कौन? नॉन मेडिकेटेड। दूसरा कौन? नॉन मेडिकेटेड में कौन? लिपीज लूप। मेडिकेटेड को कितने पार्ट में बांटा? 2। 1 इज कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में कौन? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी। एंड हार्मोन रिलीजिंग में एक है प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन नाम का हार्मोन यूज करते हैं। और दूसरा है LNG-20। पहले LNG का फुल फॉर्म आप लोग कहीं ना कहीं लिख लीजिए। LNG इज लीवोनॉर्जेस्ट्रिल। ये एक हार्मोन है, आर्टिफिशियल हार्मोन है, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल। लीवोनॉर्जेस्ट्रिल हार्मोन, यही वो हार्मोन है जो आई पिल में पाया जाता है। आई पिल नाम की जो पिल है, मॉर्निंग आफ्टर पिल बोलते हैं, आई पिल, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल। LNG-20। अब याद रखना कि भाई अगर कोई भी डिवाइस रखी जाए, वेदर इट इज मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, वो डिवाइस एक काम तो करेगी, स्पर्म की मोटिलिटी को, सॉरी स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देगी। तो सर कॉपर क्या करेगा? कॉपर डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? कॉपर। और हार्मोन क्या करेंगे? हार्मोन करेंगे यूट्रस को अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। और जब मैं ये पूछूंगा एक साथ तो आपकी हालत खराब होगी कि कौन क्या कर रहा है।
यूट्रस को अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन कौन करेगा? हार्मोन रिलीजिंग। दे ऑल्सो परफॉर्म हॉस्टाइल सर्विक्स। अब ये शब्द याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा है। हॉस्टाइल सर्विक्स वो सर्विक्स होती है जिसका म्यूकस बढ़ जाता है, और म्यूकस बढ़ गया तो याद रखना उसमें स्पर्म एंट्री ही नहीं कर पाते। तो जितनी भी हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस हैं वो पहले तो स्पर्म को एंट्री नहीं करने देती, और अगर स्पर्म एंट्री होकर के फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो बताओ फर्टिलाइजेशन होने के बाद बताइए क्या नहीं हो पाता? इम्प्लांटेशन। और हर एक डिवाइस का अपना एक अलग मेथड है, और ये मेथड मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, मेरा मेथड नहीं है। मैं पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको खुशी मिले कि आपने सही पढ़ा। चलिए सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। ओके, यहां से चल रहे हैं। These devices are inserted by the doctor or expert nurses. कौन सी बेटा? IUDs in the uterus through vagina. These intrauterine devices are presently available as the non-medicated, बोलो कौन? लिपीज। इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग, बोलो कौन कौन? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 37 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, बोलो कौन? प्रोजेस्टेरोन एंड एलएनजी। अब सबके काम करने का तरीका अलग अलग लिखा है। आईयूडी, कोई भी आईयूडी हो, इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। कोई भी आईयूडी हो, अगर तुमने यूट्रस के अंदर डाला वो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ा देगी। इसके बाद कॉपर आयन, कॉपर आयन का अपना अलग काम है। कॉपर आयन रिलीज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। बताओ कोई भी डिवाइस होगी वो क्या करेगी? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म घटाएगी कि बढ़ाएगी? कॉपर क्या करेगा? एक तो स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज ये क्या करेंगी? इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। बताइए इम्प्लांटेशन के लिए सारी डिवाइसेस की हार्मोन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। बताइए स्पर्म को एंट्री करने देगी सर्विक्स की? नहीं, नहीं। तो बताओ तीनों प्रकार के काम, तीनों प्रकार के डिवाइसेस के काम अलग अलग बता पाओगे? कोई भी डिवाइस डालो एक काम बढ़ेगा, बताओ। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बढ़ जाएगा। कॉपर क्या करेगा? कॉपर क्या करेगा? स्पर्म मोटिलिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? और कुछ करेगा? बोलो। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, फर्टिलाइजेशन को कम करेगा। और जरा गौर से सोचोगे तो कितना काम। पहले तो स्पर्म को मारने की कोशिश करेंगे, स्पर्म नहीं मरा तो उसकी मोटिलिटी कम करेंगे, मोटिलिटी नहीं कम हुई तो उसके फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता को कम करेंगे, वो भी नहीं कम हुआ फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो उसके इम्प्लांटेशन को रोकेंगे। नहीं आया? एक तरफ से पढ़ोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। पहला सबसे पहला स्पर्म को खा जाने की कोशिश। बताओ स्पर्म फिर भी बच गए तो मोटिलिटी कम। अब याद रहेगा? मोटिलिटी भी कम नहीं हो पाई तो फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर्टी एक्रोसोमल रिएक्शन बढ़ाएंगे कि घटा देंगे? घटा देंगे। नहीं आया? और फिर भी फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट बन गया है लेकिन उसमें इम्प्लांट नहीं। पक्का? और उसके पहले भी सर्विक्स के अंदर बताइए स्पर्म की एंट्री को रोकेंगे। और सबका काम एक ही जैसा कि अलग अलग? अच्छा, अब अगर तुम बिना देखे बता पाओगे तो मैं जान जाऊंगा कि मैंने सही पढ़ाया। अगर आप बता पाओगे तो बताओ। अच्छा, कोई भी आईयूडी क्या करेगी? फैगोसाइटोसिस को घटाएगी कि बढ़ाएगी? स्पर्म को फैगोसाइटोसिस को बढ़ाएगी। चलो शाबाश। अब कॉपर क्या करेगा? मोटिलिटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा? और फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टी को भी कम करेगा। तीसरा बताओ। सर्विक्स को हॉस्टाइल करेगा, यूट्रस को अनसुटेबल करेगा और इम्प्लांटेशन। पक्का?
और आईयूडीज कितने प्रकार की? 2 दिख रही है मुझे, दिख रही है? एक कौन? नॉन मेडिकेटेड, दूसरा पक्का नॉन मेडिकेटेड, हाँ लिपीज लूप, अच्छा बताओ मेडिकेटेड 2, एक कौन? कॉपर रिलीजिंग, दूसरा कॉपर रिलीजिंग के 3 एग्जांपल हैं, एक कौन? कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड टी, और हार्मोन रिलीजिंग 2 हैं, एक कौन? प्रोजेस्टासर्ट, फिर से बोलो प्रोजेस्टासर्ट है, और LNG20। व्हाट इज LNG20? लिवोनॉर्जेस्ट्रेट, याद रहेगा? काफी अच्छा आपने पढ़ा, याद रखना। दे आर IUDs are ideal contraceptive devices। और याद रखना विश्व में सबसे ज्यादा इन्हीं को यूज किया जा रहा, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड कौन है कॉन्ट्रासेप्शन का? 8 मेथड में सबसे ज्यादा कौन है? आईयूडी। आईयूडी याद रखना, इस मेल प्रीडोमिनेंस वर्ड में वो मेथड ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड होंगे जो फीमेल के द्वारा चॉइस किए जाएंगे। यस, इट इज द रियलिटी, क्योंकि आईयूडीज यूट्रस में पार्ट डाली जाती हैं, और यूट्रस मेल के पास कि फीमेल के पास, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड, क्योंकि उनको थप्पड़ मार मार करके आईयूडीज करवा दी जाती हैं। यस, इन फैक्ट इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। इसका एक कारण ये, दूसरा कारण ये है क्योंकि इनमें टाइम लगता है काफी, यानी एक डिवाइस को रख दिया गया 3 से लेकर के 10 साल तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन दे सकते हैं। जनरली 3 साल तक कॉपर टी लगाई जाती है। मल्टी लोड लगभग 7 ईयर तक का कॉन्ट्रासेप्शन दे सकती है। मल्टी लोड कौन सा था? 375, एंड दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। एक कारण ये है, मेडिकेटेड कारण ये है, जिसको रियल कारण माना जाता है। एक बार ये डिवाइस पुट की गई और इनके बाद इनको 3 से लेकर के 10 साल तक आप कॉन्ट्रासेप्शन में यूज कर सकते हैं। बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फीमेल के यूट्रस में पड़ी हैं, तो कई बार ये ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग करती हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर देती हैं फीमेल के अंदर। इसके अलावा अनइजीनेस है, एक ऐसी डिवाइस जो आप उनकी बॉडी में हमेशा पड़ी है तो अनइजीनेस पैदा करेगी। तीसरा, कई बार स्लाइट पेन भी प्रोड्यूस करती हैं। एंड इसके बावजूद भी ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इन द वर्ल्ड। याद रखेंगे और हटा देंगे। बताइए कितने सालों तक ये आपको कॉन्ट्रासेप्शन दे? 3 साल। नॉर्मल कॉपर्टी कितने साल के लिए? 3। मल्टीलोड 7, कुछ उनमें से ऐसी भी हैं 380 लाइक जिनमें 10 सालों तक। कितने सालों तक? एक बार लगाया 10 साल के लिए छुट्टी। ओके, नाउ इन मेथड के बाद हमारे पास बड़ा फेमस मेथड आता है, इट इज नोन एज OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सॉरी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी ने रोका है, नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिए। हम सबको मालूम है एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी। क्या नाम है? पिट्यूटरी। ये रही वो पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी के 2 लोब हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। पहले तो मैं एंटीरियर वाले के बारे में सोचता हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है FSH, बोलो क्या, और एक क्या, LH। ये जो FSH नाम का हार्मोन है ये ओवरी में जाता है। कहां जाता है? ओवरी में जाता है, और ओवरी में फॉलिकल पैदा करना चालू करता है। प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी से ग्राफियन। हाँ, बहुत सही पढ़ रहे हो बेटा, बहुत सही पढ़ रहे हो। अगर ध्यान से समझोगे तो ग्राफियन फॉलिकल।
और ग्रेफियन फॉलिकल में एक दूसरा हार्मोन काम करता है, बोलो कौन? LH जाता है और इस LH हार्मोन से ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। अब यही सेकेंडरी oocyte जड़ है, अगर ये ना होता तो फर्टिलाइजेशन होता कि नहीं होता? अब जैसे ये सेकेंडरी oocyte यूट्रस में पहुंचा, कहां पर पहुंचा? यूट्रस। अब खतरा तैयार है, अगर इस सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म की मेटिंग हो गई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। हम भगवान से कह रहे हैं कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, हमें कोई डाउट नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने दो, लेकिन ओव्यूलेशन ना हो। क्या हो? फिर से सुनो, क्या हो? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मतलब ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो, लेकिन ओवरी से ओव्यूलेशन ना हो। यस, यू स्टैंड अप। आप तीनों लोग खड़े। यस, खंबे के पास से तीनों लोग खड़े। यस, आप भी। अब आप लोग तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आप मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें डिटेल में पढ़ाएंगे नहीं, यूट्रस की। आज ही पीछे कौन है? ऐसा क्या मजा आ रहा है भाई? जब मैं पढ़ा रहा हूं कि अपने पेन को बहुत संभाल के रखो, इधर उधर कंटाप बैठ गया तो एकदम सही हो जाओगे तुम। बैठो। मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाते वक्त बोला था साइकिल दो जगह चल रही है, एक कहां? यूट्रस। फिर से बोलो, यूट्रस। और एक कहां? ओवरी। 1.5 घंटा लिया था इस साइकिल को समझाने में, पूरी क्लास डेडिकेटेड है मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाने में। अब इसके बावजूद भी नहीं आ रहा तो आप बेवकूफ हैं, मैं नहीं। ओवरी में 3 फेज चल रही थी, फॉलिकल डेवलप हो रहा था, फेज का नाम फॉलिकुलर, फिर इसके बाद ओव्यूलेशन हुआ था, फिर यहां पर ल्यूटियम बना था, नाम बताओ? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बना था, कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन निकला था, बोलो कौन? प्रोजेस्टेरॉन। और डेवलपिंग फॉलिकल से एक हार्मोन निकला था, नाम बताओ? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलने के दौरान ही कॉर्पस ल्यूटियम से सेकेंडरी oocyte बन रहा है। मैं चाहता हूं, मेरी ये वाइल्ड इच्छा है कि सेकेंडरी oocyte यहां से निकले ही नहीं। अगर सेकेंडरी oocyte में नहीं निकालना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि चाहे मेंसेस चलते रहे, ये ब्लीड करता रहे, लेकिन ओवरी क्या ना दे? ओव्यूल। सेकेंडरी oocyte ना दे, ओव्यूलेशन ना हो, लेकिन चाहे ये होता रहे, ब्लीडिंग होती रहे। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, पगला गए हो क्या? मैं कहूंगा देखो कैसे पॉसिबल, देखो कैसे पॉसिबल। FSH LH बढ़े थे कब? जब फॉलिकल डेवलप, जब फॉलिकल डेवलप। अगर फॉलिकल डेवलप नहीं हुआ तो एस्ट्रोजन ज्यादा था कि कम? कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना था तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम। तो आप ज्यादा बोला भाई, गड़बड़ है। अगर सुनो, अगर FSH LH निकल रहे हैं इसका मतलब अभी फॉलिकल डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि FSH ही फॉलिकल को डेवलप कराएगा। यस और नो? जैसे ही FSH निकला फॉलिकल डेवलप होने लगा, क्या बढ़ने लगा? एस्ट्रोजन बढ़ जाना इस बात का इंडिकेशन है कि क्या हो रहा है? फॉलिकल का डेवलपमेंट। नहीं, नो सर। और जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है FSH कम होने लगता है। ये बात समझ में नहीं आई सर, फिर से बताओ, फिर से। फिर से सुनो, अगर FSH बढ़ा हुआ है, कहां से बढ़ा हुआ है? एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर से बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH निकला तो किसको डेवलप करने लगा? फॉलिकल। फॉलिकल बढ़ने लगा, बढ़ता हुआ फॉलिकल क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है इसका मतलब फॉलिकल डेवलप हो रहा है। यस और नो? अगर फॉलिकल डेवलप हो रहा है तो और FSH की जरूरत, क्योंकि FSH अपना काम, इसलिए FSH क्या होने लगेगा? काम। इसका मतलब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो FSH नहीं आया। और बताओ,
और LH की कब जरूरत है? ग्राफियन। और ग्राफियन फॉलिकल ने अगर ओवम निकाल दिया, क्या निकाल दिया? फिर से बोलो, तो क्या बना? कार्पस ल्यूटियम। क्या निकाला? अगर प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है तो इस बात का सबूत है कि ओव्यूलेशन, अगर ओव्यूलेशन हो चुका है तो अब LH की जरूरत इसका मतलब अगर प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में बढ़ रहा तो LH कम हो गया। नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? यस बेटा, क्या समझ में नहीं आया? खड़े हो जाओ। यस, फिर से समझाएं, ये वो पूछना चाहते हो? ठीक है, हम सोचे कोई बात हमारी हिंदी में समझ में नहीं आई। बताओ, ये कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला? एक पकड़ो, एक पकड़ो। कौन निकला? FSH। FSH कहां गया? ओवरी। ओवरी में क्या करने लगा? फॉलिकल का डेवलपमेंट। क्या बनने लगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बनना इस बात का सबूत है कि FSH निकल चुका है। एस्ट्रोजन बनना इस बात का सबूत है कि अभी और फॉलिकल डेवलप करने की जरूरत नहीं है। और फॉलिकल और डेवलप करने की जरूरत नहीं है तो FSH की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोजन बढ़ा तो FSH। ये आ गया? आ गया? नहीं आया? ये नहीं आया? ये भी नहीं आया? आ गया। अगर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ग्राफ में जाकर देख लेना, दोबारा ग्राफ में जाकर देख लेना, मैं दोबारा ग्राफ नहीं बनाऊंगा। एस्ट्रोजन बढ़ रहा तो बताओ FSH कम हो रहा है। और अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? इसका मतलब ओव्यूलेशन हो चुका है। और ओव्यूलेशन हो चुका है तो अब ओव्यूलेशन की जरूरत, और ओव्यूलेशन की जरूरत नहीं तो LH की जरूरत। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगा तो LH कम। इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। अगर एस्ट्रोजन बढ़ा तो FSH, और अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा तो LH कम। और अगर FSH LH कम है तो नई फॉलिकल डेवलपमेंट, नया ओव्यूलेशन, किन दो हार्मोन के बढ़ने पर नया फॉलिकल? एस्ट्रोजन एंड। पक्का? अब हम करते क्या है? फीमेल को टैबलेट्स खिलाते हैं, और फीमेल को टैबलेट्स खिला करके उनकी टैबलेट्स में एस्ट्रोजन देते हैं। क्या देते हैं? एस्ट्रोजन। साथ में प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। तो फीमेल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट खाती है, और जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट खाएगी तो ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, अगर ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो पिट्यूटरी को क्या लगेगा? कि फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। क्यों? और क्या लगेगा? कि बेटा कार्पस ल्यूटियम बन चुका है। नहीं आया? तो बताओ, नए फॉलिकल डेवलप होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, ओवरी में फॉलिकल तो होंगे लेकिन डेवलप, ओव्यूलेशन, इसका मतलब है सेकेंडरी oocyte। यस और नो? तो जब तक बेटा फीमेल को हम दवाई में हार्मोन खिलाते रहेंगे, ओव्यूलेशन होगा कि नहीं है? और बताओ, अगर नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी? यस। क्यों? क्योंकि क्या खिला रहे हैं? प्रोजेस्टेरॉन। चित्रांश बाबू, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा? अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों खिला रहा हूं तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। तो मैं लगातार 21 दिनों तक कॉन्टिन्यूअस फीमेल को ये दवाइयां खिला रहा हूं जिसमें क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बताइए, उसकी एंडोमेट्रियम मेंटेन है? क्योंकि क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। और बताओ, ओवरी में साइकिल चली कि नहीं चली? क्यों नहीं चली? क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाकर मैंने LH और FSH कम, और अगर LH और FSH कम हो गया तो नया फॉलिकल डेवलप हुआ, ओव्यूलेशन। तो इनफैक्ट जो हार्मोन फॉलिकल डेवलपमेंट से होने चाहिए थे, ओव्यूलेशन से होने चाहिए, वो बिना फॉलिकल डेवलपमेंट और ओव्यूलेशन के खिला दिए। बोलो कौन कौन? एस्ट्रोजन। तो बताओ, पिट्यूटरी को क्या गलतफहमी होती रही कि फॉलिकल डेवलप करने की जरूरत, उसने FSH कम रखा, LH, तो फॉलिकल डेवलप, ओव्यूलेशन। 21 दिनों तक हमने खिलाया, बेवकूफ बनाया। अचानक 21 दिन के बाद हमने कहा अब दवा मत खाओ 7 दिन। फीमेल ने 7 दिन दवा नहीं खाया, तो बताओ ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन क्या होने लगा? और उन 7 दिनों के अंदर क्या ये ब्लीड कर गई? और जैसे ये ब्लीड कर गई फिर हमने क्या खिला दी? दवा। बताइए, नया फॉलिकल डेवलप होने के पहले हमने फिर से क्या बढ़ा दिया? एस्ट्रोजन। बताइए, FSH और LH कॉन्टिन्यूअस बढ़े कि कम रहे? कम रहे। तो बताओ, ओव्यूलेशन के चांसेस हैं कि नहीं है? अभी भी नहीं आया। अब कितने लोगों को नहीं आया?
ओसीपीज ये जबरदस्त हार्मोनल फीडबैक का कॉन्सेप्ट है। फिर से लिख दे रहा हूं मैं, व्हाट इज ओसीपी, फुल फॉर्म बताओ। दीज आर नोन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर भाई साहब अभी भी नहीं समझ में आया तो अब मुझे नहीं मालूम, अब तुम रट्टा ही मार लो तो बेहतर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में दो फॉर्म में है। एक का नाम है कंबाइंड पिल। अब इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा देने के बाद शायद अब आप इनका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कंबाइंड पिल में एस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरॉन भी है, दोनों मिलाकर खिलाया जाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सरकारी दवाओं में इन्हें माला डी के नाम से बेचा जा रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, माला डी। एकदम शांत। और दूसरी तरीके की पिल्स हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, इट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। तो ओसीपीज जो जनरली यूज की जाती हैं, दीज आर कंबाइंड पिल्स। कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी फीमेल को खिलाई जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को भी खिलाने का तरीका और कंबाइंड पिल को खिलाने का तरीका एक ही है। पहली बार कब खिलाना है? जब मेंस्ट्रुअल चालू हो रहे हो। जैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चालू हो, इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर ये गोलियां खिलाना देना चालू कर देना चाहिए। पहले 5 दिन के अंदर, पहले दिन भी खिला सकते हो, दूसरे दिन भी खिला सकते हो, तीसरे दिन भी, जिस दिन शुरू करना है पहले 5 दिन के अंदर चालू कर दो। और इन्हें लगातार 21 दिन तक खिलाया जाता है, 21 डेज। 21 डेज के बाद 7 डे का गैप रखते हैं और इन 7 दिनों में ब्लीडिंग हो जाती है। और जैसे ही ब्लीडिंग होती है फिर हम कहते हैं कि खाना चालू कर दो। कितने दिनों तक? 21। तो 21 दिनों तक खाएंगी ये दवाइयां, 7 दिन रोकेंगी, ब्लीडिंग होगी, फिर 21 दिन खाएंगी। टोटल साइकिल कितने दिन की होगी? 28। 21 से 7 दिन तक रोकेंगी, 7वें दिन के बाद ब्लीडिंग हो जाएगी, 21 में 7 जोड़ो 28, 28वें दिन ब्लीडिंग हो जाएगी और इस तरीके से खिलाएंगे। याद रखना, गांव की फीमेल को यह गणित समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम 28 गोलियों का एक पत्ता देते हैं उन्हें, 28 गोलियां होती हैं उनमें, और आखिरी की जो 7 गोलियां होती हैं वो आयरन की गोलियां होती हैं, हार्मोन की गोलियां नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7। और हम कहते हैं कि रंग बिरंगी जो लाल गोलियां होती है, रेड कलर की होती है, हम कहते हैं इधर से पत्ता मत खाना चालू करना, इधर से खाना चालू करना। तो कहते हैं ठीक है। और वो 1 खाती है, 2 खाती है, ये सब हार्मोन की टेबलेट है, 1 2 3 4 21 दिनों तक। अब उसे नहीं मतलब है कि 21 दिन के बाद रोकना, उसे तो बस खाते ही रहना। 21 दिनों तक उसने खाया, उसको हार्मोन गया। 22वें दिन उसने लाल गोली खाई, हार्मोन है कि आयरन? 23वें दिन भी आयरन, 24वें दिन आयरन। इन दिनों हार्मोन जा रहा कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। इन दिनों के बाद यूट्रस अचानक क्या कर गया? ब्लीड। बस इतना याद करते हैं, जिस दिन ब्लीडिंग हो जाए उस दिन लाल गोली खाना। बताइए कितना दिमाग लगाया। ब्लीडिंग में ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो आयरन की कमी होगी, और आयरन की कमी हम पहले पूरी करते हैं इन गोलियों से। तो जो हम माला डी प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, या फिर आप लोग जब डॉक्टर बनोगे तो प्रोवाइड करोगे, उनमें टोटल गोलियां 21 होंगी कि 28? 28, जिसमें हार्मोन की और आयरन की 7। कॉन्सेप्ट समझ में आया है? हमें तो डाउट है। बताओ, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बढ़ाने पर क्या कम रहेगा? LH और FSH। पक्का? ये कभी नहीं भूलना। अगर कभी भूल जाना तो बस याद हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर हम फीमेल को गोलियां खिला रहे हैं तो किसकी गोलियां खिला रहे हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो बताओ LH और FSH बढ़ रहा कि कम हो रहा? अगर कम हो रहा तो फॉलिकुलर फेज भूल गए, ओव्यूलेशन, तो क्या मेंसेस भी नहीं होंगे? होंगे, मेंसेस होंगे, लेकिन कौन सी साइकिल होगी? यूट्राइन। कौन सी नहीं होगी? ओवेरियन।
ओवेरियन साइकिल नहीं होगी तो बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, बट ओव्यूलेटरी की एनओव्यूलेटरी। तो बताओ ओसीपी कॉन्सेप्शन कैसे रोकती होंगी, ओव्यूलेशन बढ़ा के कि घटा के? ये भी लिखा है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज। थैंक यू वेरी मच अगर आप सबको समझ में आया या फिर समझने का नाटक किया। इसके बाद याद रखना, हाँ कौन सा बेटा? तो फिर इस फीमेल को एबनॉर्मेलिटी है, हो सकता है इसको एबनॉर्मेलिटी हो, हम इससे बोलेंगे चेकअप कराओ। क्योंकि अगर फीमेल की फिजियोलॉजी एकदम सही चल रही है तो 7 दिन इज मोर देन एनफ फॉर द हार्मोनल डिसबैलेंस। इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना, उसके बावजूद भी हम लोग उसको तब तक रोक के रहेंगे, कहेंगे पत्ता तब तक रोक दो जब तक ब्लीडिंग ना हो, और उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं होगी तो हम एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे और देखेंगे कहीं हमारा ओसीपी फेल हो जाते हैं। फीमेल गोली खाती रहती है और प्रेगनेंसी सेटल हो जाती है, और अगर प्रेगनेंसी सेटल हो गई है तो अब हम उससे पूछेंगे कि भाई तुमने जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया वो धोखा दे गया, अब क्या करना चाहोगे? बच्चा रखना चाहोगे, गिराना चाहोगे? वो कहेंगे सर गिराना चाहोगे तो MTP नाम का एक्ट अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। व्हाट इज MTP? मेडिकल टर्मिनेशन। ये हमें अलाउ करता है कि अगर कोई कंट्रासेप्टिव फेल्योर की वजह से बच्चा आ रहा है तो उसे गिराया जा सकता। और कुछ बाकी डॉक्टर बनने के बाद हम भी तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ सर अगर 29 दिन हो गए तब क्या करें? हो गए तो हो गए। इनके कोई जवाब नहीं, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि जनरली 21 दिन के बाद 7 दिन में हार्मोनल डिसबैलेंस होगा और एंडोमेट्रियम बचेगी कि रप्चर हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस है एंडोमेट्रियम को रप्चर होना। 7 दिन का गैप हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन ना मिले, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी कि रप्चर हो जाएगा? ये तो मैंने नॉर्मल प्रोसेस पढ़ा है। नहीं रप्चर हो रही तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक। और कुछ? इधर के बाद एक और छोटा सा प्रोसेस आता है, दैट इज नोन एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आया है। These are the medicine taken within 72 hours of unprotected sex। अभी मैंने बताया था मार्केट में ये आई पिल के नाम से मिल रही है और इसका कंटेंट है LNG। फुल फॉर्म बता पाओगे? बोलो कौन? लीवोनॉर्मल। दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग आफ्टर पिल। इस नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। मॉर्निंग आफ्टर पिल का कंटेंट क्या होता है? जिस मॉर्निंग को, जिस नाइट को ये मीटिंग हुई उसकी आफ्टर मॉर्निंग, उसके बाद वाली मॉर्निंग में जो दवा खाई जाए, दैट इज नोन एज मॉर्निंग आफ्टर पिल। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव 24 से 72 घंटों के अंदर, 72 घंटों के अंदर अंदर इसे खा लेना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरॉन भी खा सकते हैं, इसके अलावा एस्ट्रोजन भी खा सकते हैं, इसके अलावा आईयूडी भी अगर लगवा लें 72 घंटे के अंदर अंदर तब भी वो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद। और ये बातें एनसीईआरटी में लिखी है, इट इज रिटन इन एनसीईआरटी एंड दैट्स व्हाई मुझे ये लाइन भी जोड़नी पड़ी। तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है और अब आपको डर है कि ये सेफ पीरियड में हो गया है, सॉरी अनसेफ पीरियड में हो गया, यानी 10 से 17 दिन के अंदर हो गया, तो प्रेगनेंसी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनसे अब कैसे बचा जाए? इनसे बचा जाने का कारण यह है कि सुबह 72 घंटे के अंदर अंदर जो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, LNG खा लेनी है, आई पिल खा लेनी है। अगर वो नहीं मिलती तो प्रोजेस्टेरॉन खा लेनी है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलती तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन खा लेना है, वो भी नहीं मिलती तो डॉक्टर के पास जाके आईयूडी करना है। व्हाट इज आईयूडी? इंट्रायूटेराइन। अगर ये कर लेंगे तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन रुक जाएगा। हटा दें इसे? ओके ओके।
याद रखना, ओसीपी की सबसे गलत बात और खराब बात यह है कि ये है स्टेरॉइडल इन नेचर। बोलो किसका? अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या लिख रहा हूं। बताओ, एस्ट्रोजन क्या एक स्टेरॉइड है? प्रोजेस्टेरॉन भी क्या एक स्टेरॉइड है? ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं दे आर फैट। बोलो क्या है ये? और ये बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ा देते हैं, और जब बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ने लगता है तो फीमेल मोटी होने लगती है। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द फीमेल ओसीपी खाते खाते रोक देती हैं। ओसीपी की और एक गंदी बात है, इट विल कॉज द नॉजिया, मितली, कई बार वोमिटिंग भी होती है, और हेडेक तो बहुत ही होता है। शुरुआत में ये दवाइयां बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं, नॉजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। इसके अलावा बॉडी में ओबेसिटी बढ़ने लगती है, इसलिए आजकल फीमेल इन्हें अवॉइड करती हैं और कहती कि ये नहीं खाएंगे। तो हमारे CDRI ने एक काम किया, याद है? बोलो व्हाट इज CDRI? सेंट्रल ड्रग रिसर्च। इन्होंने एक दवा बनाई, नाम बताओ, सहेली। हाँ बताइए, स्टेरॉइडल है कि नॉन स्टेरॉइडल? इट इज नॉन स्टेरॉइडल पिल है। इसमें सेंट क्रोमेन नाम का सब्सटेंस होता है, सेंट क्रोमेन। इट इज नॉन स्टेरॉइडल सब्सटेंस। वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार ये दवा खानी है, और इसके साइड इफेक्ट कम है और काफी काम की दवा है। तो ओसीपी में आजकल इसको भी यूज कर रहे हैं। ओसीपी सहेली, वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार एक गोली खानी पड़ती है। दैट्स इट। हाँ भाई, चलो देखें कितने लोग जिंदा हैं, कितने कितने मेथड। पहला मेथड, पता नहीं, पहला मेथड नेचुरल हो गया, दूसरा बैरियर, तीसरा केमिकल हो गया, चौथा वेरी गुड आईयूडीज, पांचवा ओसीपी। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। नाउ छठा, इंजेक्शन। इन इंजेक्शन में एक इंजेक्शन का नाम है डिम्पा, एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखिएगा। DMPA प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन है, फुल फॉर्म है डिपॉट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ये एक इंजेक्शन लगाया जाता है 3 महीने के लिए, शायद 3 साल के लिए, आई डोंट नो। ये 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ आई थिंक। मैं थोड़ा सा डाउट में हूं। 3 महीना, 3 महीने का काम करता है। ये डिम्पा नाम का इंजेक्शन है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और सरकारी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो उसमें डिम्पा नाम का इंजेक्शन है। ये DMPA, फुल फॉर्म डिपॉट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट इंजेक्शन लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है, इंजेक्शन ऑफ हार्मोन। तो मैंने उस हार्मोन का नाम लिख दिया डिम्पा, फुल फॉर्म डिपॉट मेडॉक्सी, बोलो कौन, प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। D फॉर M फॉर मेडॉक्सी, P फॉर A फॉर। ओके, इसके बाद आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मैं, आप देखिए ध्यान से। इसके बाद आपकी बुक में इम्प्लांट दिए हैं, इनको ध्यान से देखिए। लिखा कुछ नहीं है, डायग्राम बना है बस। और मैं चाहूंगा कि इनको काउंट करें पहले आप। 3 और 3 6। इस इम्प्लांट का नाम है नॉर प्लांट, लिख लेना यहीं पर, नॉर प्लांट। और ये 7वां मेथड है, इम्प्लांट के नाम से इसे बोलते हैं। 6ठा मेथड था इंजेक्शन, 7वां मेथड है इम्प्लांट। ये इम्प्लांट नॉर प्लांट के नाम से बाजार में मिलता है। 6 रॉड्स होती हैं सिलिकॉन की, सिलिकॉन की रॉड्स हैं, और ये स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दी जाती हैं। कहां पर?
स्किन के नीचे थोड़ी छोटी सी सर्जरी करके डाल दी जाती है और इनमें पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन। एनसीईआरटी की लाइन है। मैंने 7वां पॉइंट क्यों लिखा? छठा कौन सा था? 7वां कौन है? हाँ, टोटल कितने मेथड थे? 8। आखिरी मेथड बचा, चलो वो भी समझ लेंगे, सर्जिकल। ओके, हाँ भाई, इस इम्प्लांट का किस नाम से जानते हैं? नॉर प्लांट। हाँ, कितनी बेटा ट्यूब है? 6। किसकी बनी है? सिलिकॉन। और इनमें क्या प्रेजेंट है? प्रोजेस्टेरॉन। वो भी नेचुरल की आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। छठा इंजेक्शन था, 7वां इम्प्लांट। दिस इम्प्लांट इज ऑल्सो नोन एज नॉर प्लांट। नॉर प्लांट। 6 सिलिकॉन रॉड। बहुत सारे लोगों का भागने का मन कर रहा है, क्या जल्दी कर दें? गर्मी लग रही यार। ये लोग सुनते नहीं बेटा। तुमने दोपहर देखा है कितनी टीचर की इंसल्ट होती है? मैं कुछ भी कह लूं, एक आदमी यहां रुकना चाहिए, कोई नहीं रुकता। तुम तो बेटा बैठे ही हो, मेरी हालत देखो। हमारे लिए कह रहा है, तुम्हारे जैसा बच्चा, सच में बता रहे, तुम इतनी केयर करते हो, मैं कभी कभी घर में जाके रोना आता है। तुम्हें याद करके हमारा मन करता कब सुबह हो, कब 11 बजे हो, कब मैं तुम्हें देख लूं। हाँ? मेरे सोना, मेरे बाबू। खुश हो गया, बोले इतनी देर से उल्टा सीधा पढ़ा रहे थे, ऐसे पढ़ाया करो। नॉर प्लांट, इम्प्लांट, इंजेक्शन, क्या करें? अगर कहीं डॉक्टर बन गए और उसमें भी गायनेकोलॉजिस्ट, यू नो दैट मेल गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं मेल नहीं होते। दिल्ली में चले जाओ, ज्यादातर अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट मेल ही है। यस, अगर कहीं गायनेकोलॉजिस्ट बन गए बेटा, जिंदगी भर यही करना, डिंपल लगवाओ। अचानक ऐसे हुआ कि आप जब थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बातें चलेंगी सर, उसके लिए तो हम भूखे बैठे हैं। नहीं, 5 मिनट उनको भी सुनने दो, अभी और पढ़ाएंगे। जब तक सर्जरी पढ़ा नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। बस पढ़ाने के पहले तुम्हारा दिमाग सही कर रहा है। होता क्या, जैसे आप क्लिनिक्स में होते हो, जब आप डॉक्टर बन जाते हो तो अब आपको क्या करना, आप तो डॉक्टर बन ही गया। अब आपको कोई शर्म तो होती नहीं है। आपके सामने लेडी आई, आपने पूछा यस भैया बताओ क्या तकलीफ है? पेट में दर्द रहता है सर, चक्कर आ रहा। अच्छा, देखा आपने आयरन की कमी है। कितने बच्चे हैं? 4 हैं। हाँ, एक आपको सामने दिख गया, अभी है। अब आप कहते हो भैया रोको इसे, बोले नहीं। अब उनसे पूछो क्यों नहीं? बिकॉज इट इज नॉट इन हैंड ऑफ फीमेल मोस्ट ऑफ द टाइम। मेल उनकी लाइफ को पैथेटिक किए हुए, तब हम लोग उनसे बताते हैं कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, हम तुमको एक इंजेक्शन लगा दे रहे, एक इम्प्लांट लगा दे रहे, एक कॉपर टी लगा दे रहे, यही हम कहते हैं डांट डांट के करते, ये करो। पर वो इतनी सीधी औरतें होती बेचारी, उनका अगर डांट के तुमने कॉपर टी लगा भी दी तो शाम को बता देंगे सुनते हो। यू नो दैट इंडिया एक्चुअली धीरे 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 सुधर रहा है। वरना आज के 20 साल पहले इन सब बातों करते वक्त कोई पता लग जाता कि एक टीचर जो हमारे बच्चों को ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है तो वहां से लाठी लेकर एक आदमी घुसता है और बोलते डॉक्टर साहब कहाँ पढ़ा रहे हो, हमको पढ़ाओ। और उसके बाद जितना भी हमारा चेचिस बनती वो टी जैसे दिखाई पड़ती। बोले अब हो गए तुम टी कॉपर। ओके नाउअडेज। ओके बेटा। अरे अंकित थैंक यू वेरी मच यार। बेटा ये गर्मी के मारे बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं, तुम कहाँ रहते हो? ओके
नाउ देयर आर 2 सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो. सर्जिकल मेथड दे आर द टर्मिनल मेथड, सबसे आखिरी में यूज किए जाने चाहिए. पहले सारे मेथड यूज कर लेने चाहिए, फिर सबसे आखिरी में ऐसा माना जाता है दीज आर द टर्मिनल मेथड, बिकॉज रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर. अगर ये एक बार हो गया, इसको रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता. और मैंने बोला था आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो है जो फेयर हो. कैसे हो? फेयर में आर याद आ रहा है? आर का मतलब रिवर्स. यानी सर्जिकल मेथड ये वो मेथड है जो एक बार कर लिए तो कर लिए. अब सोचा किसी ने ये भगवान नसबंदी करा ली, अब बच्चा पैदा करना है, अब कुछ ना होगा, और होगा भी तो चांसेस बहुत कम. तो याद रखना, जनरली हिंदी में या यूपी के डॉक्टरों में ये नसबंदी के नाम से प्रसिद्ध है. सर्जिकल मेथड, नसबंदी. इनमें से मेल नसबंदी भी होती है, फीमेल नसबंदी भी होती है. 2 तरीके की सर्जिकल मेथड हैं. एक को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी और एक को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी. कभी भूल जाना तो याद रखना वासा डिफरेंस. बोलो कौन? वासा डिफरेंस की नली को बंद करना है, वो वाली नस बंद करनी है जिसका नाम है वासा डिफरेंस. वासा डिफरेंस, इसकी सर्जरी करते हैं. और यहां फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी करते हैं, फैलोपियन ट्यूब, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी. तो सर्जिकल मेथड दे आर द टर्मिनल मेथड. रिवर्सिबिलिटी इनकी बहुत पुअर है. आम बोलचाल की भाषा में इन्हें नसबंदी के नाम से जानते हैं. और ये जो नसबंदी है ये 2 प्रकार की है, पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी. पुरुष नसबंदी का नाम वैसेक्टोमी, स्त्री की नसबंदी का नाम ट्यूबेक्टोमी. पहले वैसेक्टोमी को समझने की कोशिश करिएगा. चलिए, हम सबको मालूम है कि स्क्रोटम सैक के अंदर टेस्टिस है. याद आया आपको? और स्क्रोटम सैक जो है, स्क्रोटम है, वो बताओ एब्डोमेन में कि आउटसाइड द एब्डोमेन? आउटसाइड द एब्डोमेन है. अच्छा, आपको याद होगा इनमें बेटा लोब थे, भूल गए आप? लोब थे. लोब के नाम याद है? बोलो. हाँ, इसके बाद यहाँ पर बेटा ट्यूबुलाई थे, फिर यहाँ पर रेटी टेस्टिस था, वासा एफरेंसिया, वासा एपिडिडाइमिस था, वासा डिफरेंसिया था. बताओ वासा डिफरेंसिया क्या लेके जा रही होगी? स्पर्म. केवल 10% मटेरियल लेके जा रही, बाकी 90% किसका मिलना है? 60 मिलना है प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसाइकल, और 30 पक्का? तो बताओ 2 स्क्रोटम सैक में दोनों के दोनों स्क्रोटम सैक से बेटा वासा डिफरेंस निकलेगा. अगर मैं इस वासा डिफरेंस को काट करके बांध दूं, काट दूं और इसके बाद इसे टाई कर दूं, तो बताओ स्पर्म बनना बंद हो जाएंगे क्या? लेकिन पहुंचना किस डक्ट में? इजैकुलेटरी. और इजैकुलेटरी डक्ट में अगर नहीं होंगे तो यूरेथ्रा में नहीं. और बताओ पेनिस से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? प्रोस्टेट का सिक्रीशन और सेमाइनल. तो बताओ इजैकुलेशन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे. नहीं होंगे? लेकिन क्या निकलेगा? सीमेन निकलेगा. लेकिन स्पर्म, अगर स्पर्म नहीं निकलेगा तो बताइए इस तरीके से हमने किसको काट दिया? वासा डिफरेंस. बेहतर तरीका है कि आप एनसीईआरटी की इस डायग्राम को देखें. ये देखिए, बहुत ध्यान से दिखाया गया है. ये जो बेटा वासा डिफरेंसिया निकला गया है, इसको काटा गया है और टाई कर दिया गया है. काटा गया और टाई कर दिया गया. मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप सब लोग सुनिए, प्लीज ध्यान सुनिए. चूंकि ये सारे स्ट्रक्चर आउट ऑफ द एब्डोमेन है, तो ये सर्जरी कंपैरेटिवली इजी सर्जरी है. हमें पेट नहीं काटना है. पेट काटना है कि स्क्रोटम काटना है? स्क्रोटम के पीछे जाकर के खाल काट करके वासा डिफरेंस तक पहुंचना है, काट के बांध कर देना. बताओ ऑपरेशन बड़ा होगा कि छोटा? छोटा ऑपरेशन. तो मेल वैसेक्टोमी
ये प्रोसेस प्रिफर्ड प्रोसेस होना चाहिए, लोगों को करवाना चाहिए, मेल ही को ही अपनी नसबंदी करानी चाहिए। अब फीमेल की तरफ अगर आप ध्यान दें तो फीमेल के ये ऑर्गन बताइए एब्डोमेन में, कहां पर है? लोअर के अपर, लोअर एब्डोमेन में। और अगर मुझे इसकी फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना है, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना है, तो बताइए क्या हमें फीमेल का पेट काटना पड़ेगा? यस। और अगर फीमेल के पेट को काट करके हम ट्यूब को काटें जा करके, तो बताइए सर्जरी छोटी होगी कि बड़ी? इसीलिए पुरुष नसबंदी ये चॉइस ऑफ नसबंदी है, चॉइस ऑफ सर्जिकल मेथड है, ये कराया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर सिजेरियन सेक्शन हो रहे हो, कौन से सेक्शन? सिजेरियन। देखना ध्यान से, मेल कितना चालाक है। सिजेरियन सेक्शन के दौरान बेबी को बाहर निकालते वक्त हमें पेट काटना है, और पेट काटकर, यूट्रस काटकर हम बेबी को निकाल रहे हैं। और सिजेरियन सेक्शन के दौरान ये उनका दूसरा चाइल्ड है, और अब वो चाइल्ड नहीं चाहते, तो मेल ही कहता है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब जब आप सिजेरियन सेक्शन कट कर रहे होंगे, पेट काटी चुके होंगे, लगे हाथों फेलोपियन ट्यूब भी। इतना बदतमीज है मेल, समझ रहे हो? बताओ कौन सी ट्यूब है ये, कौन सी टॉमी है? वेसोटॉमी की ट्यूबेक्टॉमी। तो याद रखना, ट्यूबेक्टॉमी में भी ओवम जब बनेगा, ओवम बनना बंद नहीं होगा, ओवम पहुंचना बंद हो जाएगा, क्योंकि इन्हें कट करके क्या किया जाएगा? टाई। बताइए, दीज आर द रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल मत बोलना, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, क्योंकि पुरुष नसबंदी में एक नई टेक्निक आई है, NSV। आजकल इसका एडवर्टाइजमेंट आपको FM चैनल में सुनने को मिलेगा। ये जो NSV टेक्निक है, कहते हैं रिवर्सिबल है, काफी रिवर्सिबल है। तब भी बताइए सर्जिकल मेथड किसको कराना चाहिए, मेल की फीमेल? हाँ, मेल। ओके, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। आखिरी दिन कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।